नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जब पूरा भारत सुबह सवेरे योग करने की तैयारी कर रहा था, उस समय महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार को शीर्षासन कराने की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, देर रात लगभग 2 बजे वह सूरत के एक ली मेरिडियन होटल में पहुंच गए अपने साथियों के साथ और इसके बाद महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। आज हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हुए, उद्धव ठाकरे का अब क्या होगा, उनकी सरकार का भविष्य क्या होगा और महाराष्ट्र में अब क्या होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने जब से सरकार बनाई है, भाजपा से दोस्ती तोड़कर 3 दलों की सरकार है और कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों से नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कार्यों से हमेशा चर्चा में रहे हैं और तब से लेकर इतनी घटनाएं हो रही हैं। मतलब ये 2 ढाई साल का जो पीरियड रहा है उद्धव सरकार का, ये बिल्कुल घटना प्रधान है और एकनाथ शिंदे नाराज क्यों हुए, उसका इस घटना प्रधान राजनीति से बहुत बड़ा संबंध है और इसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बहुत मेहनत भी है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है 106 सदस्यों के साथ में और शिवसेना लगभग आधी है उसकी। इसके बाद भी शिवसेना ने जिद पकड़ी थी कि वो 2.5 साल की सरकार बनाई जाए। भाजपा ने इसे स्वीकार नहीं किया और उसका रिजल्ट यह निकला कि इन 3 दलों की मिलकर महाअघाड़ी सरकार बन गई। एकनाथ शिंदे जिस ढंग से अलग हुए हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित है। एकनाथ शिंदे साधारण नेता नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब पिछले बार देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी और इसके बाद में अजीत पवार के अलावा जितने विधायकों को घेर कर लाने की और शिवसेना के पाले में करने की जिम्मेदारी थी वो एकनाथ शिंदे ने बखूबी निभाई। एक विधायक को तो उन्होंने बाकायदा जहाज रोक कर उतरवाया और लेके आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार बनाने और बचाने के लिए निरंतर प्रयास किया और उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा मीडिया और कहीं नहीं आती रही, जैसा कि संजय राउत वगैरह करते रहे। इस सब के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। ये अलग बात है कि जिस समय उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी उस समय एकनाथ शिंदे को दूसरे नंबर पर शपथ दिलवाई गई थी, यानी उनका दर्जा दूसरे मंत्री का था, लेकिन स्थितियां बदलती गई। सरकार पर पूरी तरह से शरद पवार का नियंत्रण था और आज भी है और ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के बंधक हैं और उनके पूरे इशारे पर काम करते हैं। इसलिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उद्धव सरकार शरद पवार की कठपुतली सरकार है। ये स्थितियां और भी खराब होती गई संजय राउत के बयानों से, उनकी कर्कश शब्दों से और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण था कि स्वयं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिनका नाम कई जगह आया और किसी तरीके से गिरते पड़ते बचते रहे और इसके बाद मंत्रिमंडल में उनका हस्तक्षेप बहुत हो गया। तमाम मंत्रियों के कामों में उनका हस्तक्षेप रहा और हम लोगों ने देखा, पूरे भारत ने देखा कि आदित्य ठाकरे को ही शायद पहले मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन शरद पवार के समझाने पर उद्धव ठाकरे ने मंत्री पद मुख्यमंत्री बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन एक्चुअली तैयारी पूरी थी आदित्य ठाकरे के लिए और आदित्य ठाकरे ने अपना रंग दिखाना शुरू किया था। ये एकनाथ शिंदे को बहुत नागवार गुजर रहा था। कहने के लिए तो वो मंत्रिमंडल में 2 नंबर पर थे, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था और एकनाथ शिंदे ही थे। शिवसेना के सारे विधायक खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे कि शिवसेना की जो दर्शन शास्त्र था, जो इनकी फिलॉसफी थी बाला साहब ठाकरे की, उससे बिल्कुल उद्धव ठाकरे भटक गए थे और वो वही कर रहे थे जो शरद पवार करवाते हैं। शरद पवार के बारे में मालूम है कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है, नास्तिक हैं, जैसा कि उनके परिवार के लोग बताते हैं। तो इसलिए वो किस धर्म के बारे में क्या करते हैं, किसके पक्षधर बनते हैं, ये बहुत कयास लगाने की बात नहीं है।
और ऐसी तमाम घटनाएं हुई जबकि उन्होंने एक वर्ग विशेष का पक्ष लिया शरद पवार ने। और यही नहीं, जब मुख्यमंत्री वो रहे थोड़े समय के लिए तब भी उन्होंने ऐसा किया और आज भी ऐसा करने की कोशिश की। इसलिए पूरी शिवसेना में बहुत रोष है और उनके विधायकों में भी बहुत ज्यादा रोष है। उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज जब एकनाथ शिंदे सूरत में पहुंचे हैं ली मेरिडियन होटल में और उनके लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई, धीरे धीरे शिवसेना के एमएलए की संख्या वहां पर 40 हो गई। यानी 55 सदस्यों वाली शिवसेना की 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में। और उसका इस बात से भी क्रॉस चेक हो जाता है कि आज उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर एक बैठक बुलाई थी सभी विधायकों की और उसमें केवल केवल 14 विधायक पहुंचे, कुछ एमपी थे। इस तरीके से ये पोजीशन बिल्कुल साफ हो गई है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये मान भी लिया है कि हाँ, हमारे पास नंबर नहीं है और सरकार अल्पमत में आ गई है। शरद पवार राष्ट्रपति बनाने के लिए कवायद कर रहे थे और वो दिल्ली में थे आज मीटिंग में, और उसी समय उनको ये बुरी खबर लगी। उन्होंने मुंबई जाने का प्रयास किया लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि उन्होंने अपना इरादा छोड़कर वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक टका से जवाब दिया कि भाजपा सरकार को टॉपल करने की कोशिश कर रही है और ये तीसरा अटेम्प्ट है जो सफल नहीं होगा। और आज का जो मामला है उन्होंने उसका ठीकरा पूरी तरह से शिवसेना पर फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि शिवसेना का आंतरिक मामला है और इससे उनका कोई लेन देना नहीं है। तो ये तो बात हुई आज की परिस्थितियों की। उद्धव ठाकरे ने जो भी 14 विधायक और एमपी उनकी मीटिंग में आए उनमें से 2 को उन्होंने सूरत भेजा है। एक कोई फाटक है और एक नार्वेकर है। ये लोग सूरत में जाके नेताओं से बात करेंगे। समझा जाता है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी बात सामने रख दी। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे भाजपा से जब बात कर रहे थे तो वो कहते थे कि भाई आधे आधे कार्यकाल में सरकार, आधे समय मुख्यमंत्री भाजपा का रहेगा, आधे समय मुख्यमंत्री शिवसेना का रहेगा। अब उद्धव ठाकरे ने अपना टर्म 2.5 साल का पूरा कर लिया है, इसलिए उनको पद छोड़ देना चाहिए। ये एकनाथ शिंदे की मांग है। और जब ये एकनाथ शिंदे की मांग है जिसे उद्धव ठाकरे के लिए मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें एनसीपी से, कांग्रेस से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए परिस्थितियां बहुत क्लिष्ट हो गई। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बनी? उद्धव सरकार जिस दिन से बनी है, सबसे बड़ी घटना उसके बाद पाल घर में सन्यासियों की हत्या की हुई। और कहते हैं कि पाप सिर पर चढ़ के बोलता है। और जिस ढंग से इस घटना को दबाया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और जितने वीडियो वायरल हुए थे, जितनी निर्ममता से उनकी हत्या की गई, पूरा देश क्षोभ में था। और इसके बाद सरकार यहीं पे नहीं रुकी। कानून व्यवस्था तो जो थी, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था, पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा था। वसूली कांड के बारे में बहुत कहने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। सुशांत हत्याकांड, सुशांत राजपूत की हत्याकांड का मामला है। हालांकि वो सीबीआई देख रही है, लेकिन वो मालूम है उसके पहले दिशा सालियान, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार किसी न किसी तरह से सुर्खियां बटोर रही थी। और इसके बाद अर्नब गोस्वामी को जिस ढंग से आतंकवादी की तरह पकड़कर एक केज वाली गाड़ी में बंद करके सड़कों पर घुमाकर जेल ले जाया गया और इस तरह से एक फर्जी मामले में फंसाया गया, बाद में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पर आया, उस केस में कोई दम नहीं थी, पूरे देश ने देखा। और अर्नब गोस्वामी के बाद में कंगना रनौत का नंबर आ गया। और छोटे मोटे लोगों की संख्या तो इतनी ज्यादा है कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए कुछ भी कहा उनके साथ कुछ भी हो गया। एक केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी निशाने पर आ गए, वो तो बेचारे जेल भी गए। इसके अलावा अभी नवनीत राणा और उनके पति, नवनीत राणा सांसद हैं, उनके पति विधायक हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और मामला क्या था? हनुमान चालीसा पढ़ने का। उन्होंने घोषणा की थी कि इनके रेजिडेंस के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसमें क्या आसमान टूटा पड़ रहा था। लेकिन उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही जमानत मिल सकी। तो इस तरह की, इसके बाद उनके खारगर स्थित मकान में नोटिस दिया गया। कंगना रनौत के साथ भी वही किया गया था, मकान में बहुत तोड़फोड़ कर दी थी बीएमसी वालों ने।
ये सब कुछ किया गया। बावजूद इसके कि वसूली कांड में परमवीर ने और उनके एक साथी जिसको स्वयं उद्धव ठाकरे लाए थे, किस तरीके से काम किया। अनिल देशमुख आज भी जेल में है, उनको जमानत नहीं मिली है। और दूसरे व्यक्ति हैं नवाब मलिक, ये दोनों ही एनसीपी कोटे के हैं, उनको भी आज तक जमानत नहीं मिली है। इस सब के बाद कोई सरकार के 2 मंत्री जेल में हो जिनको जमानत न मिल रही हो, उनमें एक व्यक्ति आज भी मंत्री पद पर सुशोभित हो, ऐसी सरकारें बहुत कम हैं और लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती है। तो ये तो एक छोटा सा चिट्ठा है। अभी हाल में जब राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें भी शिवसेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। विधान परिषद ने तो पूरा गठबंधन को तार तार कर दिया और वहां पर तमाम क्रॉस वोटिंग हुई, कांग्रेस भी इससे छूटी नहीं रही। कांग्रेस के नेताओं ने आज स्वीकार किया कि उनका नंबर भी कम हो गया है। शिवसेना के तो लोग गए, हो सकता है कांग्रेस के भी लोग जाएं। और ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, उसमें आग में घी डालने का काम जैसा हमेशा संजय राउत करते हैं, उन्होंने फिर किया। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और पता नहीं कहाँ का उदाहरण देकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। और जो नेता गए हैं, जिनसे आप समझौता वार्ता करने वाले हैं, उनको भी दोषी करार दे दिया, आरोपी बना दिया। इसलिए अब इस मामले में क्या होता है, ये घटनाओं पर निर्भर करेगा। इस बीच में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। भाजपा निश्चित रूप से एक बार गलती कर चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं, अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके पास नंबर नहीं था। और उस समय एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के लिए हनुमान की भूमिका निभाई थी और आज वो उनके विरुद्ध में है। एक और संयोग देखिए कि भाजपा के एक पुराने नेता थे एकनाथ खड़से, उनको एनसीपी ने तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया था। आज एकनाथ शिंदे अगर भाजपा की तरफ जाते हैं तो ये हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब चाहे जो भी मामले हों, छोटे मोटे मामलों की तो गिनती नहीं की जा सकती, चाहे लाउड स्पीकर का विवाद हो, चाहे अजान का विवाद हो, हनुमान चालीसा का विवाद हो। उद्धव ठाकरे ने हमेशा शिवसेना की जो जानी मानी रणनीति रही है, जो इतिहास रहा है, उसके विरुद्ध जाकर काम किया। और आज जब बीएमसी के चुनाव सिर पर है, तो विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव के बाद बीएमसी में शिवसेना का क्या हाल होने जा रहा है, ये इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। शिवसेना के हाथ से बीएमसी बिल्कुल निकल रहा है। एकनाथ शिंदे, शिवसेना के पूरे विधायकों में से अगर 40 विधायक तोड़ ले जाते हैं तो पार्टी टूट जाएगी। इसके लिए कम से कम 37 विधायकों की आवश्यकता है। 288 के सदन में इनके 55 सदस्य हैं और भाजपा के 106 सदस्य हैं। अगर 40 विधायक ही टूट जाते हैं तो भाजपा का नंबर पूरा हो जा रहा है। भाजपा को कुछ जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं और छोटी छोटी 1-2 पार्टियां हैं, उनका समर्थन भी हासिल है। और इस तरह से इतना कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार बने या ना बने, उद्धव की सरकार गिरना तय है। अब इस पर निर्भर करेगा कि जो 2 दूत भेजे हैं उद्धव ठाकरे ने, वो जाकर किस तरह से उनको मनाते हैं एकनाथ शिंदे को, और वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि ये उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके बाद में बीएमसी उनके हाथ से निकलेगी। और ये सिर्फ सरकार का संकट नहीं है, ये शिवसेना के अस्तित्व का भी संकट है। और जो स्थिति एकनाथ शिंदे और उनके ये 40 विधायक शिवसेना के अंदर महसूस कर रहे थे, वो सारे शिवसैनिक महसूस कर रहे हैं, शिवसेना के सपोर्टर महसूस कर रहे हैं। जितना इन 2-2.5 सालों में सरकार बनने के बाद जितने उपद्रव हुए, जितनी बदनामी शिवसेना की हुई, उससे शायद एक ये बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने आई है। अब देखने वाली बात है सरकार बचती है नहीं बचती है। अगर सरकार बच भी गई तो इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं बचेगी। नमस्ते, फिर मिलेंगे।